है। मुख्यतः हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि बजट 2025 जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता को परिलक्षित करता है और उनके उद्देश्य को कि सबका विकास सबका साथ इस बजट में समाहित है। और जो बजट पेश किया गया दोनों सदनों में हाल ही में, उसमें मुख्यतः आपने देखा होगा कि किस तरह से मध्यम वर्ग को राहत दी गई इनकम टैक्स में, किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण और अधिक हो, उसमें जोर दिया गया है कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जाए ताकि पूरे देश की प्रगति और तेज़ी से हो सके, आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके और जो विकास की गति है उसमें तेज़ी आए और विकास का फ़ायदा समाज के हर वर्ग को पहुँचे, विशेष करके जो हाशिए पर हैं, जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, जो मध्यम वर्ग है, सभी को इसका फ़ायदा मिले। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी इस बजट की प्रशंसा की है और बिहार पर विशेष निगरानी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यहाँ पर बहुत ऐसे स्कीम्स लाए जाएं जिससे बिहार को खास करके फ़ायदा हो। जैसे मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, उसके अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था जो कोसी क्षेत्र में की गई है उससे 50,000 हेक्टेयर का फ़ायदा होगा किसानों को सिंचाई से। इसके अतिरिक्त शिक्षा में भी आपने देखा होगा कि IIT पटना को अतिरिक्त राशि दी गई है ताकि उसका विस्तार हो सके, वहाँ रिसर्च बेहतर तरीके से हो सके। मैं हाल ही में वहाँ कन्वोकेशन में गया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ और वहाँ काफ़ी खुशी है छात्रों में और वहाँ के सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं कि इतनी बड़ी राशि उसे मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिक्त बिहार को जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उसका भी जिक्र किया गया है और जो बिहटा एयरपोर्ट है उसका भी विस्तार होगा ताकि बिहार की कनेक्टिविटी और अधिक बढ़ सके। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी बिहार को मिलेगा कनेक्टिविटी। तो पहले से भी आप जान रहे हैं कि किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, आगे चल के भागलपुर में भी एयरपोर्ट होगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में विकास की गति बढ़ी और निश्चित रूप से बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मांग हमारी शिक्षा विभाग ने भी किया था, खास करके कॉलेजों को किस तरीके से और उनका ग्रेड बढ़ाया जा सके, उसमें संसाधन जुटाए जा सके, तो रूसा इत्यादि में भी 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिले हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि आम जन की प्रतिक्रिया भी यही है और कहना है कि बजट काफ़ी अच्छा है और रोज़गार पर भी ध्यान दिया गया है और हर क्षेत्र में ध्यान दिया गया है। और निश्चित रूप से इस बजट से लोगों के हाथ में कुछ और पैसे रहेंगे, इनकम होगी। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बिहार पर तो विशेष निगरानी है माननीय प्रधानमंत्री की और बिहार का विकास जो हो रहा है उसमें और गति आएगी। कांग्रेस तो इसके विरोध कर रही, बोल रही है कि किसानों के हित में बजट कुछ नहीं कर पाई है सर। इसी बजट में किसानों के हित में जो क्रेडिट की व्यवस्था है उसमें और बढ़ोतरी की गई है। जो क्रेडिट की व्यवस्था पहले थी 3 से 5 लाख हो गया है, तो उसमें किसान विरोधी कैसे कह सकते हैं। यहाँ पर भी देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गन्ना की जो MSP है उसमें बढ़ोतरी की है और समय समय पर केंद्र सरकार विभिन्न जो भी MSP है खाद्यान्नों का समय समय पर बढ़ोतरी होते रहती है और दलहन पर विशेष करके ध्यान दिया गया है, ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दिया गया है। इन सब चीज़ों पर तो विशेष ध्यान दिया गया है, किसानों के हित में दिया गया है।
केसरिया महोत्सव को लेकर के आज देखिए, अभी सांसद महोदय भी आए, पूर्व सांसद महोदया भी आई हुई, श्रीमती शालिनी मिश्रा जो यहाँ की विधायिका हैं कि आई हुई हैं, और हम लोग मिल करके इसका उद्घाटन करेंगे। और ये बहुत खुशी का क्षण है। और 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे राजकीय समारोह का, महोत्सव का इसका दर्जा दिया था। और ये यहाँ पर अंतिम बार कुशीनगर पहुँचने के पहले महात्मा बुद्ध यहाँ रुके थे, उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। और ये दुनिया का जो बचे हुए स्तूप है उसमें सबसे ऊंचा स्तूप है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और हमने भी प्रयास करके उसका जीर्णोद्धार में कोशिश की, जीर्णोद्धार भी हो रहा है। तो एक हमारी धरोहर में जो हमें विरासत में मिला है और सांस्कृतिक रूप से मिला है, और ख़ास करके बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए बहुत पवित्र स्थान है। हर बार की बात, इस बार भी केसरिया महोत्सव को क्या मिलेगा? जब केसरिया महोत्सव होती है तो केसरिया कुछ नया मिलता है, इस बार क्या मिलेगा सर केसरिया को? माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ पर यात्रा पर आए थे तो पूरे उन्होंने इस इलाके को, यहाँ पर आपने देखा होगा स्कूल का भी हम लोग उत्थान कर रहे हैं, उसको बेहतर बना रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अतिरिक्त पूरे ज़िले को, पूर्वी चंपारण को उन्होंने जो सौगात दी, उसका सभी कैबिनेट हो चुका है। चाहे वो बांध की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, या बाकी चीज़ें भी यहाँ हुई। सर, बौद्ध स्तूप का जो विकास होना चाहिए वो बहुत स्थिर तरीके से हो रहा है, मतलब बहुत स्लो चल रहा है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि 50 साल में भी उसका विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर 20-25 साल हो गया है, और हमको लगता है कि सर 25% ही खुदाई हो चुकी है। देखिए, जब मैं यहाँ प्रभारी मंत्री के रूप में आया था, उस वक्त की आप तस्वीर अगर उठा के पिछले 3 साल पहले की देख लें और आज की तस्वीर तो देख लेंगे, तो हम तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने काफ़ी काम किया है और आगे आने वाले समय में भी काम करेंगे। लेकिन ये जब कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आ जाता है, तो उसी का अधिकार क्षेत्र होता है कि उसमें वो खनन करे या उसका विकास करे। तो उनकी योजना है, वो चरणबद्ध तरीके से करते हैं, क्योंकि पूरे देश में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। तो सब में कुछ ना कुछ काम धीरे धीरे, और जो खनन का, इनका उत्खनन जो बोलते हैं एक्सकवेशन, इसका तरीके से होता है, और बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं इसके, आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं जो इसको करते हैं। ये सब के वश की बात नहीं है। तो उस लिहाज से इसका उद्धार हुआ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो गेस्ट हाउस बनवाया ताकि पर्यटकों को और सुविधा मिल सके, और इसको बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने के लिए हम लोग और प्रयास करें। असम बिहार विधानसभा चुनाव को किस तरह देख रहे हैं आप? आपको कोई शक है? एनडीए बहुत अच्छा करेगी। अब मानिए सांसद महोदय से कुछ पूछना चाहिए।